हेलो ऑल। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो देखिए पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर जो मास m है ये हमें पाना है। मतलब यहाँ पे स्मॉल m और m डैश जो ऊपर रखे हैं टेबल के ऊपर उनको नोन एज्यूम करना है और कैपिटल M को हमें अननोन मानना है। तो इसको निकालना है which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block। सारी सरफेस देखिए स्मूथ है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि जो स्मॉल m है वो m डैश पे स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई हमने एक बहुत स्पेसिफिक मास लिया है जो इस पूरे सिस्टम को पुल कर रहा है, और ये दोनों स्लिप ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है। मतलब ये जब आगे बढ़ेगा तो ये भी साथ में आगे बढ़ेगा, ना ही नीचे स्लिप करते हुए ना ही ऊपर स्लिप करते हुए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो पहले इस क्वेश्चन को गति करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हम एक नए सवाल को करते हैं। ठीक है, जैसे करने देखिए क्या करता हूँ मैं, पहले एक सेपरेट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए ये देखिए क्या बन गया भाई। हाँ, पहले एक मान लीजिए ट्राइंगुलर ब्लॉक है हमारे पास। ओके, इस ब्लॉक के ऊपर एक मास रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये m डैश है और ये स्मॉल m, हमने वही वैल्यूज ले ली हैं, और ये पूरा सिस्टम कुछ a एक्सेलरेशन से भाग रहा है, a एक्सेलरेशन से, और कुछ ऐसा है भाई कि ये एक स्मूथ सरफेस पे चल रहा है और सारी सरफेस स्मूथ है, लेकिन फिर भी स्मॉल m कैपिटल M पे स्लिप नहीं कर रहा है, जैसा कि इस सवाल में दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे है कि स्मॉल m कैपिटल M डैश पे स्लिप नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसा संभव भी है कि भाई स्मूथ सरफेस पे इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है और ना स्लिप करे? चलिए इस बात को समझते हैं। तो चलिए पहले मान लेते हैं स्लिप नहीं कर रहा है। अब अगर मैं एक ऑब्जर्वर को लूं, ठीक है, और इस ऑब्जर्वर को m डैश पे अटैच कर दूं, अब क्योंकि स्मॉल m स्लिप नहीं कर रहा है तो इस स्पेशल ऑब्जर्वर को ये m रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। और ये क्या है, ये ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ओके, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर मैं m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो देखिए m पर एक तो फोर्स लगेगा, इसका वेट mg, एक लगेगा इस पे नॉर्मल बाय द प्लेन बाय द इंक्लाइन, और एक इस पे स्यूडो फोर्स भी हमें लगाना पड़ेगा ma। ओके, ठीक है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें सारे रियल फोर्सेस के अलावा एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ता है, और जो होता है फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ma। तो देखिए हम देख सकते हैं कि पूरी असेंबली जब यहाँ पे a एक्सेलरेशन से राइट में मूव कर रही है तो ये ऑब्जर्वर भी राइट में ही मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट में स्यूडो फोर्स आ ही जाएगा। अब देखिए, अब हमें ग्राउंड से नहीं देखना है, इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में देखना है। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये तो भाई रेस्ट में दिखाई पड़ रहा है, तो इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, नॉर्मल के कंपोनेंट कर लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है तो बहुत थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे ये एंगल भी थीटा होगा। तो n को तोड़ने पर n का x कंपोनेंट n साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, आई मस्ट से m डैश g को बैलेंस करेगा, सॉरी mg को ही बैलेंस करेगा, क्योंकि हम लोग छोटे ब्लॉक का इक्विलिब्रियम ले रहे हैं। तो ये mg को बैलेंस करेगा, और राइट वाला फोर्स n साइन थीटा लेफ्ट के स्यूडो फोर्स ma को बैलेंस करेगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो आप लेफ्ट में पाएंगे n कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा आ जाएगा, और राइट में m कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, a बाई जी मिलेगा। जिससे हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू g टैन थीटा होनी चाहिए। तो ये एक यूनिक एक्सेलरेशन है जिससे अगर ये चले, ठीक है, तो ऐसे में स्मॉल m कैपिटल M के रिस्पेक्ट में, कैपिटल M डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रह सकता है। तो अगर यही कंडीशन यहाँ पे भी है तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी असेंबली है, दिस असेंबली, ये असेंबली,
ये पूरी असेंबली डेफिनेटली किस एक्सेलरेशन से चल रही है? ये चल रही है एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू g tan थीटा से, और इसी असेंबली से ये m भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी इसी सेम एक्सेलरेशन से ही चल रहा होगा। अब चलिए इस पूरे सिस्टम में हम थोड़े से फोर्सेस ड्रॉ कर देते हैं। इस पर कितना? कैपिटल mg, ऊपर टेंशन और यहाँ पर भी टेंशन। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ब्लॉक वेज और उस पर रखे हुए ब्लॉक एम का एक कलेक्टिव न्यूटन्स लॉ बनाए, तो इस पूरे सिस्टम पर एज ए होल एक ही फोर्स लग रहा है राइट में, टी। तो टी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू जी, सॉरी इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है जी टैन थीटा। तो ये हमें टेंशन की वैल्यू ही मिल गई। और जब हम हैंगिंग ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ बनाते हैं तो हम लिखेंगे एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, जिससे हमें मिल जाएगा व्हाट एम जी माइनस ए इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पे जरा हम रखें वैल्यूज़ को, तो एम जी माइनस ए कितना है? जी टैन थीटा, ओके। और टी की वैल्यू क्या है? तो टी की वैल्यू है एम डैश प्लस स्मॉल एम जी टैन थीटा। तो यहाँ से m की वैल्यू बन जाती है, g को हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, शायद एक इक्वल साइन रह गया है कहीं पर। हाँ, तो इसको दूर करके यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते हैं। अब m की वैल्यू बन जाएगी m डैश प्लस स्मॉल m टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा, ओके। तो ये हमारे m की वैल्यू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल में कहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इन द 3 सिचुएशंस इन द फिगर। देखिए इस सवाल को मैंने पहले से ही 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। तो ये एक्चुअली फर्स्ट पार्ट है, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम इसका इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, और ये डायग्राम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ओके। तो चलिए इनको बारी बारी से करते हैं। देखिए अगर मैं एज्यूम करूं कि बी का एक्सेलरेशन ए है, ओके राइट, तो ऐसे में अगर बी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो 4 kg 2a के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, जिसको मैं पहले 2 क्वेश्चन में समझा चुका हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आप वो टेक्निक देख लीजिए, जैसे हम इनमें रिलेशन निकालते हैं समेशन ऑफ टी डॉट वी को 0 करके। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि ए और बी के एक्सेलरेशन हमें मिल गए यहाँ पे, मतलब उनमें रिलेशन मिल गया, एक का ए तो दूसरे का 2a। और टेंशन्स को डिस्कस करें तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ भी टेंशन टी टी होगा, क्योंकि ये तो पूरी एक ही स्ट्रिंग है। देखिए ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, सेम टेंशन होगा हर जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेंशन 2t हो जाएगा, ओके। और इसका वेट कितना? तो 5 kg का वेट हो जाएगा 50 न्यूटन, और 4 kg का वेट हो जाएगा 40 न्यूटन, ओके। अब देखिए न्यूटन्स लॉ एज्यूम कर लेते हैं, न्यूटन्स लॉ की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, न्यूटन्स लॉ लिख लेते हैं। तो बी का न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, तो बी को हमने माना है नीचे जाते हुए, तो मैं लिखूंगा 50 माइनस 2t इक्वल्स टू 5a, फर्स्ट इक्वेशन। और 4 kg के लिए लिखूंगा, 4 kg को ऊपर जाता हुआ मैंने तो मैं लिखूंगा t माइनस 40 इक्वल्स टू 4 एंड 2a, ओके। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों इक्वेशन में 2t बन जाए। अब आप इनको जब ऐड करेंगे इन इक्वेशंस को, देन यू विल फाइंड कि लेफ्ट में आएगा 50 माइनस 40 टाइम्स 2 दैट इज 80, और राइट में आएगा 5a प्लस 16 क्योंकि 4 और 2 तो यहाँ पे है ही, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5a प्लस 16 दैट इज 21a, ओके। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है -30/21, और या फिर हम कह सकते हैं 3 से और कट करने पर g/7 -g/7। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी
एक्सेलरेशन ऑफ बी। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड नहीं है बल्कि अपवर्ड है, बट है कितना g/7। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना होगा, तो वो तो 2a है, तो ये हो जाएगा -2g/7। ये भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन ऊपर नहीं है, हमने ऊपर माना था, लेकिन माइनस साइन कहता है ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो माइनस साइन केवल ये बता रहा है, और आप देखेंगे आंसर में आपको माइनस साइन ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने एज्यूम किया था, तो माइनस ने बता दिया कि बी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और ए नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे भी अगर हम एज्यूम कर लें कि यहाँ पे टेंशन टी है, तो ऊपर की पूरी रस्सी में टेंशन टी ही होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन 2t हो जाएगा। और सेम लॉजिक से जो हमने पहले समझाया एक्सेलरेशन के लिए, अगर इसका एक्सेलरेशन मैं मान लूँ a, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2a। आप देख सकते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 30 और 31 की तरह। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से हमें वैसे ही इक्वेशन मिल जाएंगी। इसका वेट कितना है 50 न्यूटन, तो आई राइट 50 माइनस 2t इक्वल्स टू 5a। और a के लिए आई राइट ओनली t इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2a। ओके, क्योंकि इसमें कोई वेट नहीं है, इसका वेट तो नॉर्मल से बैलेंस्ड है, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है। अब देखिए फिर से हम इन दोनों को, इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें दोनों इक्वेशंस को, तो आपको लेफ्ट साइड में तो केवल 50 ही मिलेगा, क्योंकि -2t और +2t कैंसिल हो जाएंगे, और राइट में मिल जाएगा हमें 5 + 8 दैट इज 13a। तो यहाँ से हम पा सकते हैं a की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 13। ये एक्सेलरेशन ऑफ b है, और एक्सेलरेशन ऑफ a इसका भी डबल है, तो एक्सेलरेशन ऑफ a हो जाएगा इसका डबल, दैट इज 100/13। ओके, और ये अपनी एज्यूम डायरेक्शंस में ही होगा। अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे भी देखिए 1 kg और 2 kg है। यहाँ पे अगेन हम अगर मान लें कि इसका एक्सेलरेशन a है, देखिए इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका एक्सेलरेशन 2a आ जाएगा। सेम लॉजिक, ओके, जो हमने क्वेश्चन 30 और 31 में आपको समझाया। और फिर यहाँ भी देखिए इसका वेट 10 न्यूटन, और यहाँ पे टेंशन 2t होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने t एज्यूम किया है, तो यहाँ भी t, और नीचे वाली रस्सी में 2t हो जाएगा। अब फिर से हम न्यूटन्स लॉ बनाए, तो 1 kg के लिए आई राइट 10 माइनस 2t इक्वल्स टू a, और 2 kg के लिए 2 kg ऊपर जाता हुआ एज्यूम कर रहे हैं, तो आई राइट t माइनस 20 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2a। अब फिर से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो आप पाएंगे लेफ्ट में आ जाएगा 10 माइनस 40 दैट इज -30, और राइट में आ जाएगा हमारे पास a + 8a 9a। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -10/3 मीटर/सेकंड²। ओके, तो -10/3 मिलने के बाद में हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ b 10/3 होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं होगा, हमने नीचे एज्यूम किया था, तो माइनस साइन इसको फ्लिप कर देगा, तो x की एग्जैक्ट डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ अगर हम a निकालना चाहें, तो ये 2a है, बट ये -20/3 आएगा, डबल है ना भाई, मीटर/सेकंड², लेकिन ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 34। आगे बढ़ते हैं।